नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग के चैनल पर अभी कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री को खत्म कर चुके थे और अभी हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स का 35 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आज आगे का 15 क्वेश्चन देख लेंगे और हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल स्टडी करते हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन से और क्वेश्चन पूछा सकता है। क्वेश्चन के हर एक एंगल को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नई वीडियो के अपडेट्स आप लोग के पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वादा करते हैं आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर जानने को नहीं मिलेगा, इसमें जितना उस टाइप का हर एक एंगल से उसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 136 नंबर की, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा दर्शाती है। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, बाएं हाथ का नियम, तो बाएं हाथ में 3 अंगुली होता है। तो 3 अंगुली को इस तरह से रखा जाता है कि तीनों अंगुली तर्जनी, अनामिका और ये अंगूठा एक दूसरे पर लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो इसमें जो तर्जनी है, मतलब सीधा वाला ये जो अंगुली है, ये कौन सा दिशा दर्शाती है? तो ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे आएगा कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है। अब देखिए, ऐसा कौन सा उपकरण है, जो डिवाइस है जो विद्युत परिपथ में उपस्थिति का पता लगा दे कि हाँ उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है, तो मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, ये परिपथ से जुड़ा हो और यहाँ पे एक सुई होता है और जैसे धारा इधर से बहेगा वैसे सुई इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, और अगर धारा इधर से बहेगा तो सुई इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का इसमें दिखाता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, यही पता लगाता है कि हाँ परिपथ में धारा बह रहा है कि नहीं। अगर धारा बह रहा है तो बोल रहा है कि किस दिशा में बह रहा है, तो सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगा उस दिशा में। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस हो जाएगा, दैट इज गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है द बेसिक फेनोमिनन ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये किस पर बेस्ड है, मतलब किस पर कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल किस पर कार्य करता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, किस पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोग पूछेगा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो देखिए। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल में, जैसे ऐसा कोई कॉइल है, ठीक है, ऐसा करके, अब इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मैग्नेट है, ठीक है, अब यहाँ क्या नॉर्थ पोल से मान लीजिए नॉर्थ या साउथ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगा इधर घुसेगा, होगा ना, बहुत सारा लाइन होगा। तो जैसे जैसे मैग्नेट को इसके अंदर घुसाएंगे, यहाँ पे अगर मैग्नेट को अंदर रखेंगे तो जैसे जैसे देखिए अभी बाहर में होगा तो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट इसके अंदर घुसाएंगे तो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगा, इसी लूप के अंदर हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे इसके आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चेंज हो रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसे ही हम लोग कहते हैं, और इसके कारण क्या, उसमें करंट इंड्यूस होता है। तो इसी परिघटना को, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए क्या होता है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज विथ टाइम थ्रू ए कॉइल, करंट फ्लोज इन दैट कॉइल, द फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर कोई कॉइल से, जैसे ये कॉयल है ऐसा करके, और इसमें मैग्नेट को जैसे घुसाएंगे तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चेंजेस होगा और जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होगा इस लूप में। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 139 नंबर कि तांबे के तार का एक आयताकार कुंडल एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, प्रत्येक विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक डैश में परिवर्तित होती है। अब देखिए क्या होता है, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर में पढ़े थे कि दो साइड में 2 को मैग्नेट रखा होता था, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। अब यहाँ पे तार का एक आयताकार कुंडली होता था, ऐसे होता था ना, और यहाँ पे वाला रिंग्स वो सब लगा रहता था। अब देखिए यहाँ पे जब धारा बह, क्या बोल रहा है कि कुंडल में चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो ये जब घूमता था ना तो प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्या, ये डायरेक्शन फिर चेंज हो जाता था। आप लोग याद होगा कि जब ये घूमता था, ये ऐसे करके घूमता था, ठीक है, ये वाला लूप, तो क्या प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात ये अपना दिशा चेंज कर लेता था। इसमें जो धारा बह रहा है उसका दिशा चेंज हो जाता था, जैसे अभी इधर बह रहा है, ठीक है, तो फिर आधा जैसे घूम के ये वाला पॉइंट, जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, अब आधे घूर्णन के पश्चात जब इधर सी डी हो जाएगा और इधर ए बी हो जाएगा,
तब क्या होगा, तब धारा चेंज हो जाएगा, तब करंट इधर फ्लो होगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आधा घूर्णन 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र डैश है। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है, जहां पे बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सोन क्लोजर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्लोजर सामने सामने होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए दूर दूर है, तो सामने सामने है मतलब क्या, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, दूर दूर है मतलब क्या, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो हम कह सकते हैं कि सामने सामने दिखाया जाता है, मतलब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और अगर दूर दूर होता तो कमजोर होता, दुर्बल होता। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कि विद्युत ले जाने वाले सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र डैश के समान होता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, यानी कि चुंबक की पट्टी की तरह होता है, ठीक है। एक सोलेनॉइड कैसा होता है, देखिए एक कोई भी तार को ऐसे घुमा के एक लूप बना दिया, इसे ही तो हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। अब इसमें जो ये जो काम करता है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये किस तरह का होता है, एक बार मैग्नेट की तरह होता है। इसमें भी एक क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जैसे हम लोग का एक मैग्नेट में भी क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसमें भी वैसा ही जनरेट हो जाता है। इसी के कारण हम इसको भी कहते हैं क्या, एक बार मैग्नेट की तरह कह सकते हैं, ये बिहेव करता है, मतलब चुंबक की पट्टी की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे कहा जाता है। अब हम लोग का घरों में जो हम लोग का वायरिंग होता है उसमें देखिए एक लाल होता है, एक काला होता है। तो लाल जो होता है ना वो होता है विद्युतमय तार, ठीक है, मतलब इसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं। और काला वाला आप लोग सभी जानते हैं जो अर्थिंग वायर होता है, जिसमें धारा नहीं बहता है, उसमें करंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर पूछता है कि धारा किसमें बहता है, किसमें करंट फ्लो होता है, तो बोल देंगे सर लाल तार, डेंजर है, छुइएगा तो शॉक मारेगा, ठीक है, तो उसको छूना नहीं है। विद्युतमय तार, उसमें विद्युत बहता है, वो लाल होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि डेंजर होता है लाल कलर, उसमें करंट होता है इसलिए डेंजर होता है। तो कौन सा कलर होता है, लाल तार होता है, मतलब वो विद्युतमय तार होता है, उसमें करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। अब देखिए द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का परिघटना क्या है, हम अभी बोले कि जब कोई सर्कुलर कॉइल है, अब इसमें हम किसी मैग्नेट को अंदर घुसाएंगे, ठीक है, जस्ट रेडियल मोशन कराएंगे, तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, मतलब इस लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। कब होगा, जब हम लोग इस मैग्नेट को इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कराएंगे, जब एक बार अंदर घुसाएंगे फिर बाहर निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है, इसको अंदर बाहर करेंगे यहाँ पे इस लूप में, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इस लूप में। तो यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि बिना छुए इसमें धारा प्रवाहित हो जा रहा है। ये एक जादू है कि हाँ बिना छुए करंट प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए अब तार को हम छू भी नहीं रहे, जस्ट मैग्नेट को इसमें घुसा रहे हैं, निकाल रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें पूछा गया द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेटिक एंड कॉइल। हाँ यही हो जाएगा ऑप्शन सी, कि एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। इसका काम भी यही होता है कि एक कुंडल है, ये वाला कुंडल, अब इसमें हम लोग मैग्नेट को निकाल रहे हैं, अंदर घुसा रहे हैं, तो जो मोशन होता है उसके कारण इसमें धारा प्रवाहित हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूसिंग क्या, इलेक्ट्रिक करंट होता है इसमें, जनरेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु परिपथ के समय परिपथ में बिजली या विद्युत क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट घर में होता है तो अचानक से देखिएगा वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन एक्चुअली में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, तो फिर क्या बढ़ता है, तो उसमें धारा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा धारा बढ़ जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में धारा बढ़ता है। अब हम लोग घर का कोई सामान का धारा उतना सहन करने की ताकत नहीं होता है, तो उड़ जाता है, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में धारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बिजली का विद्युत अत्यधिक बढ़ जाता है, इंक्रीजेस हैवली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर। इसमें पूछा है कि विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत उत्पन्न जो होता है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए जो डिवाइस हम लोग, ठीक है, जो उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है? जनरेटर से उत्पन्न होता है ना। जनरेटर का ही काम होता है कि हाँ वो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। तो क्या हो जाएगा? जनरेटर इसका सही हो जाएगा। अगर इसका उल्टा बोलता कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप मैकेनिकल एनर्जी में बनाएंगे तब क्या चाहिए? तो हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु परिपथ से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला सुरक्षा उपकरण है। दैट इज वेरी इजी। क्या लगाते हैं हम लोग बोर्ड में? स्विच होता है, इंडिकेटर होता है, और सुरक्षा की दृष्टि से जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूज। अच्छा सर फ्यूज़ क्यों लगाते हैं हम लोग? फ्यूज़ का कोई काम ही नहीं होता हम लोग। बिल्कुल काम होता है। जब कभी आप लोग घर का करंट, आप लोग जो बोलते हैं कि वोल्टेज बढ़ गया, तो वो जो एक्चुअली में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, करंट बढ़ता है। तो वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है? वो फ्यूज़ का जो अंदर में देखिएगा, फ्यूज़ के अंदर में एक तार जुड़ा हुआ रहता है, तो बीच से कट जाता है। तो जितना हम लोग का सर्किट है पूरा बच जाता है, क्योंकि सर्किट यहाँ ब्रेक हो गया तो जाके आगे फ्लो ही नहीं होगा। तो जो हम लोग घर का महंगा सामान है, फ़ैन है, फ्रिज है, टीवी है, जो आप लोग जो बड़ा आदमी है उन लोग घर में एसी भी होगा, तो इस सब को वो बचा लेता है, क्योंकि यहीं पे सर्किट ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है? सुरक्षा उपकरण है, फ्यूज़ हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर देखते हैं कि विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। अब जो कोई भी कंडक्टर में, कोई भी तार में विद्युत धारा बहती है किस दिशा में? तो इसको याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन, उसमें किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो बहता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? विद्युत धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत, दैट इज ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब धारा जिस दिशा में बहती है, किस दिशा में बहती है? इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहती है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध आर का तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बाय आर का अनुपात होगा। अब देखिए, कोई एक तार है, कोई क्या है? एक तार है। ठीक है, अब तार को मान लीजिए एक तार है, उसको 5 भागों में काट दे रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, या फिर देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 हो गया। 5 भागों में इसको काट दिया। अब इसका पूरा का प्रतिरोध आर था, तो बोले काटने के बाद उसका प्रतिरोध क्या हो जा रहा है? पूरा का पहले आर था, काटने के बाद हो गया आर डैश। तो आर बाय आर डैश क्या होगा? तो देखिए, जब काट दिया 5 भागों में तो उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। आर बाय 5 5वां भाग रहेगा ना, उसको काट दिया तो 1/4 भाग, 1/5वां भाग रहा, तो 5वां भाग का प्रतिरोध आर बाय 5 हो जाएगा। अब इसको फिर समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं, तो इसको समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो यह होगा 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर, तो मतलब क्या टोटल 5 को होगा। तो 5 को जोड़िएगा तो 50 25 25 हो जाएगा और बटे आर हो जाएगा। और इसको हम लोग आर डैश, ये तो 1 बाय आर डैश है ना, अब आर डैश निकालेंगे हम लोग तो आर डैश क्या होगा? आर बाय 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आर डैश निकल गया हम लोग का। अब आर बाय आर डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर बाय आर डैश आप लोग डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, देखिएगा आएगा 25, क्योंकि आर से आर कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब जो हम लोग को नेचुरल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें नेचुरल से प्राप्त होता है और जो लिमिटेड मात्रा में है, मतलब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। तो वो रहा है कि कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो ये तीनों जो है, लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, ये तीनों पारंपरिक से है, क्योंकि वो नेचर से प्राप्त होता है और कुछ दिनों में ये समाप्त भी हो जाएगा। कुछ दिनों में नहीं, मतलब कुछ वर्षों में। तो ये प्राकृतिक नहीं है परमाणु ऊर्जा, तो ये हो जाएगा, ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। और नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल है हम लोग के लिए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अब देखिए, गैर पारंपरिक मतलब क्या हो जाता है? मतलब जिसका अथाह भंडार होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बार बार यूज़ कीजिए ना, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, हम लोग कितना यूज़ करते रहिए, कभी ख़त्म होगा नहीं। तो इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में वायु ऊर्जा भी आंसर हो सकता था। ठीक है, तो इसमें वायु ऊर्जा भी आंसर होगा, दोनों सही है।
तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा इसमें गलती आया था, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग को हम बताए थे कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग देखिए हर एक जो हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एक दो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होता है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है। तो हम लोग का चैनल पे ऑलरेडी एनसीईआरटी का क्लास चल ही रहा है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो कल उसी का हम वीडियो लाएंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।